मैं स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 8 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। तो आप सब वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप तब तक बताइए, अभी हम आपको लोगों को जो है इसका डिटेल्स बताते हैं। तो आप सेशन जो है अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। करा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो अभी इसका मेजबानी करने वाला है कोई राज्य, तो आपको बताना है इसमें कौन सा राज्य इसकी मेजबानी करेगा। हरियाणा, बिहार, तेलंगाना या असम, कौन सा राज्य है तो आप लोग को बताना है बाबू। तो सही उत्तर आपका रहेगा बिहार इसकी जो है मेजबानी करने वाला है। कब होने वाला है ये? तो अभी ये मई के महीने में इसका आयोजन होने वाला है, 4 से लेकर के 15 मई तक। तो इसको ध्यान रखना है आप सबको। अब देखेंगे इसके बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो है इसका अब की बार 7वां संस्करण है, क्योंकि ये जो है 2018 से शुरुआत हुई थी। तो इसको इस हिसाब से देखेंगे तो इसका अब की वर्ष का ये 7वां संस्करण है। यह बिहार के 5 शहरों में इसका आयोजन होगा। अब 5 शहरों में कहाँ कहाँ होगा ये नहीं बहुत अभी पता है। अब बिहार सरकार इस कहाँ कहाँ कराएगा। 4 से लेकर के 15 मई 2025 तक इसका क्या होगा, आयोजन होगा। और बिहार में उसी महीने, मतलब जब ये मई में होने वाला है, उसी महीने खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी होगा। ये भी ध्यान रखना, दोनों गेम्स यानी पहली बार किसी राज्य में एक ही साथ हो रहा है, इसकी मेजबानी करेगा। और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और ओलंपिक के लिए युवा प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए 2018 में खेलो इंडिया पहल शुरू की गई थी। इसमें क्या होता है, प्रतिभा विकास को बढ़ावा मिलता है। बढ़ावा देने के लिए युवा विश्वविद्यालय और शीतकालीन खेल जो है शामिल होते हैं। मतलब इसमें युवा भाग लेते हैं, विश्वविद्यालय लेवल पर पार्टिसिपेशन होता है, शीतकालीन खेल इसमें शामिल किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ होने वाला है? बिहार के 5 शहरों में होने वाला है। अगला है, भारत को 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए किस संगठन के विशेषज्ञ समूह का सदस्य चुना गया है? तो ये आपको बताना है भारत को किस संगठन के विशेषज्ञ समूह का सदस्य चुना गया है। विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग मानक, यूनेस्को। तो किसका जो है भारत को सदस्य चुना गया है? वो भी बहुमत से जो है इसको चुना गया है। सही उत्तर आपका रहेगा अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग मानक को जो है मानक का सदस्य भारत को 2 वर्षों के लिए चुना गया है, 2025 से लेकर के 2027 तक है। अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग मानक का सदस्य चुना गया है। तो भारत को क्या सर्वसम्मति से 2025 से 27 एक टर्म भी आपको याद रखना है, 2 वर्षों के लिए कार्यकाल के लिए। ISAR यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह का सदस्य चुना गया है। किसका चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र का जो अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह है, जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग मानक, उसका सदस्य चुना गया है। तो क्या होगा देखिएगा, नाम से स्पष्ट होगा, ये लेखा और रिपोर्टिंग इसका जो है स्टैंडर्ड तैयार करता है, मानक निर्धारित करता है पूरे विश्व भर में। तो उसका सदस्य चुना गया। तो यह वैश्विक लेखा मानकों को आकार देने, मानक मतलब आप समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं? स्टैंडर्ड होता है किसी चीज के लिए, जैसे कोई भी चीज है तो उसके लिए इतना स्टैंडर्ड चाहिए, इतना इसका मानक होता है। मतलब इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो आप जो है, जैसे क्वालिफिकेशन कह लीजिए आपके लिए, स्टूडेंट के लिए, कि अगर आप मान लीजिए छोटी सी एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी है सरकार, तो कम से कम 12th तो आपके पास होना आवश्यकता है। तो ये आपका क्या है, मानक है। लेकिन मान लीजिए आप सिविल के पेपर दे रहे हैं तो उसका मानक है कि आपका किसी भी कॉलेज से पूरे इंडिया में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, आपका मानक है, स्टैंडर्ड है। तो इसको ध्यान रखना है। तो यह वैश्विक लेखा मानकों को जो है ऑडिटिंग करने के लिए क्या मानक चाहिए, उसको आकार देने और वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में भारत की सक्रिय भूमिका और प्रतिबद्धता को क्या है, दर्शाता है। अगला है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 किस संस्थान को दिया गया है? तो ये अभी आपको बताना है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार है, जिसे कहते हैं नेशनल यूथ प्राइज है। तो 2025 ये किसको दिया गया है, नेशनल यूथ प्राइज है?
एक किस संगठन को दिया गया है। देखिएगा ये दो स्तर पे दिया जाता है, एक जो है इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्तर पर और एक जो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। तो दो स्तरों पर दिया जाता है। तो अभी ऑर्गेनाइजेशन को बताना है किसको दिया गया है। लेट्स बी दी चेंज, प्रथम एनजीओ जो है शिक्षा साथी, इनमें से कोई नहीं। तो किसको दिया गया है, सही उत्तर आपका रहेगा लेट्स बी दी चेंज, इसको दिया गया है। तो देखेंगे इसके बारे में। एक पहले ये जानिए इसको किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। यही आपसे पूछा जा सकता है किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो केंद्रीय युवा और खेल मंत्री जो है अभी वर्तमान में आप जानते हैं मनसुख मंडाविया है। तो उन्होंने जो है लेट्स बी दी चेंज, जो एक एनजीओ है, क्या है, एनजीओ है, उसको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार नेशनल यूथ अवार्ड से जो है 2025 से सम्मानित किया है। किसको किया है, लेट्स बी दी चेंज एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है। यह अवार्ड 2021 से 22 के लिए और 22 से 23 के लिए 22 लोगों को दिया गया है टोटल मिलाकर के। और अवार्ड में इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत लेवल पर और संगठन लेवल पर यानी ऑर्गेनाइजेशन श्रेणी में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर इंडिविजुअल व्यक्तिगत श्रेणी देखेंगे तो इसमें प्राइज राशि आपका जो है 1 लाख रुपया होता है और मेडल 1 लाख रुपया एंड मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाता है। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर देखेंगे तो 3 लाख रुपया, एक मेडल और एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। तो ये आपको दोनों याद रखना है कि मतलब दो श्रेणियां हैं, दोनों में कितना कितना प्राइज है। तो 1 लाख 3 लाख प्राइज है। कितने लोगों को अब की बार दिया गया, तो 22 लोगों को इसका पुरस्कार दिया गया है। और देखते हैं इसके बारे में। तो लेट्स बी द चेंज है, यह एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संस्थान है, जो 5 जुलाई 2013 को अनिरुद्ध एस दत्त द्वारा क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। यह अपने सफाई अभियानों के लिए जाना जाता है, यानी ये सफाई अभियान में पूर्णतः लगा हुआ है। जो सबसे अच्छा काम इसका है क्या करना, सफाई अभियान में ध्यान देना। तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के बारे में जानते हैं। यह पुरस्कार 1985 में 5 से जो है दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1985 से यह अवार्ड दिया जाता है। 30 वर्ष, और किसको दिया जाएगा ये भी सबसे ज्यादा यही जानना जरूरी है। तो किसे दिया जाएगा, जो 30 वर्ष से कम आयु के उन व्यक्तियों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सेवा के लिए अनुकरणीय प्रतिबद्धता दिखाई है। तो किसको दिया जाता है, तो 30 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति हैं और एक प्रतिवर्ष अवार्ड दिया जाता है 1985 से। खेल और युवा मामले के मंत्रालय द्वारा ये दिया जाता है, याद रखना है। तो उस वीडियो अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है। अभी देखिएगा ये तो मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि किस स्थान पे है। तो अभी ये आपका विकल्प में है 24, 36, 42, 48। तो आप सब बताइए किस स्थान पे है भारत। लेकिन अभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स है ये कौन रिलीज करता है। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका रहेगा बी। भारत जो है 36 स्थान पे है। 40 पिछली बार 48 स्थान पर था, अब की बार 36 स्थान पे हो गया। यानी इसको आप क्या कहेंगे, भारत की रैंकिंग में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। 170 देशों को इसमें रैंकिंग प्रदान किया जाता है। तो भारत को इसमें जो है अभी अब की बार 48 से 36 हो गया, यानी 12 अंकों का सुधार दर्ज किया है भारत ने इस रैंकिंग में। तो इसके बारे में देखेंगे इसको कौन जारी करता है। तो इसको जारी करता है अंकटाट। अंकटाट क्या होता है, अंकटाट जो है इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। तो ये इसका फुल फॉर्म है, यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। इस सम्मेलन जो ये संगठन है इसके द्वारा इसको जारी किया गया है। अगर शीर्ष स्थान पे देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है। तो ये क्यों जारी किया जाता है कि अग्रणी जो टेक्नोलॉजी होते हैं, जो अभी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होते हैं, उसके लिए
किसी देश की तत्परता को मापने वाला यह वैश्विक सूचकांक है। यानी उसको अपनाने में, जो अग्रणी टेक्नोलॉजी होता है उसको अपनाने में कोई देश कितना आगे है, कितना जल्दी उसको एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए जो है ये रैंकिंग दी जाती है प्रत्येक वर्ष। तो अभी देखिए, सॉरी यहाँ देखिए गलती हो गया, प्रत्येक वर्ष ये रैंकिंग नहीं दी जाती है। जो पिछला संस्करण था वो 2022 में आया था। तो भारत जिसमें 48वां रैंक था। तो ये आप कभी भी किसी भी कीमत पे ये नहीं कह सकते कि इसको प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो ये पिछली वर्ष जो है 2022 में किया गया था। भारत अब की वर्ष जो है 36 स्थान पे है, कितने देशों में, 170 देशों में। तो हम कहेंगे ये रैंकिंग में भारत की अच्छी कुछ स्थिति है कि टॉप 50 में अपना स्थान बनाया हुआ है। तो अंकटाट जो है इसको रिलीज करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी जो ट्रेड होता है और डेवलपमेंट होता है उसको जो है मैनेज करने के लिए पूरे विश्व भर में यह संगठन स्थापित हुआ था 1964 में। कब हुआ था? 1964 में, 1964 में। जेनेवा में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और सूचकांक में आप देखेंगे तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, परिनियोजन, कौशल अनुसंधान और विकास गतिविधि, औद्योगिक जो है क्षमता और वित्त तक जो है पहुंच संकेतक इसमें क्या है, शामिल है। तो ये आपको ध्यान रखना है सूचकांक में क्या क्या शामिल किया गया है। और आपको बता ही दिया किस लिए जो है इसको जो ये रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, उसको किसी देश की जो है तत्परता को मापने का यह सूचकांक है। उसको कोई देश कितना इसको जल्दी एक्सेप्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि समृद्धि का उत्सव, इसे रोंगाली बिहू कहा जाता है। तो ये किस राज्य में आयोजित किया गया है अभी हाल ही में? तो किस राज्य में इसका आयोजन हुआ है, रोंगाली बिहू? तो देखिएगा, बिहू से आपका क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन में आप पूछा जा चुका है। आप कोई भी एग्जाम देखेंगे तो बिहू से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिहू कह लीजिए जहां आपका नाम बिहू जुड़ जाए, क्योंकि ये 3 बिहू है। कहीं भी आपका नाम बिहू से जुड़ जाए, त्योहार, फेस्टिवल, तो आप वहां असम को जो है लेकर आएंगे। असम को उसको टिक लगाना है, ये आपको यही याद कर लेना है। तो अभी 3 बिहू क्या होते हैं, ये क्यों मनाया जाता है, इसको जानेंगे। तो नाम से तो स्पष्ट हो रहा है, कृषि की समृद्धि को उत्सव जो है मनाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। लेकिन और देखते हैं, तो रोंगाली बिहू, जिसे जो है बोहाग बिहू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोहाग बिहू, रोंगाली बिहू को। यह असमिया नववर्ष और बसंत के आगमन का क्या है, प्रतीक है। यानी इसी जो है समय असमिया जो है नववर्ष आया है और बसंत के आगमन का यह प्रतीक होता है, इसीलिए इसको मनाया जाता है। तो असम में देखेंगे तो बिहू उत्सव वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 बार मनाया जाता है। कब कब मनाया जाता है? तो जनवरी में मनाया जाता है, अप्रैल में और अक्टूबर में। तो जनवरी में कौन सा होता है पहला? तो जनवरी में माघ बिहू कहा जाता है, जो मकर संक्रांति के आसपास जो है मनाया जाता है। इसको हम आपको पढ़ाए थे जब वो ये मनाया गया था अभी जनवरी में, तब इसको हम पूरा आपको डिटेल्स में बताए थे। तो माघ बिहू क्या होता है, मकर संक्रांति के आसपास मनाया जाता है। और देखेंगे अप्रैल में, तो अभी अप्रैल चल रहा है, आप जाने रहे हैं, बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू उसको मनाया जाता है। फसल की समृद्धि के लिए मनाया जाता है, ये आपको हम बता ही दिए। और अक्टूबर में जो होता है, अक्टूबर और नवंबर दोनों में होता है, तो उसमें क्या होता है, कटी बिहू जिसे कहते हैं। कौन सा बिहू होता है? कटी बिहू। ये फसल कटाई का उत्सव एक है, जो फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये देखेंगे आपका कुछ इस तरह से उत्सव मनाया जा रहा है। ये देखिएगा कितना जो है अपने कल्चर को फॉलो करते हुए किस तरह से मनाया जाता है। अगला है, चर्चा में रहा आयोनियन द्वीप किस देश में स्थित है? आयोनियन द्वीप, तो आपको बताना है यह किस देश में है, किस देश का जो है द्वीप है जो भी चर्चा में है। तो ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, आयरलैंड। तो बताइए आप लोग। सही उत्तर आपका रहेगा ग्रीस, जिसे पहले एथेंस कहा जाता था, वही इसका जो है आयोनियन द्वीप यह स्थित है। तो चर्चा में क्यों है?
क्योंकि ग्रीस के लिपकाड़ा में एक प्रमुख पुरातात्विक खोज ने आयोनियन द्वीपों में पाए गए पहले प्राचीन ग्रीस थिएटर का क्या है, खुलासा किया है। पहला प्राचीन ग्रीस थिएटर है, उसका खुलासा किया गया है कहाँ, आयोनियन द्वीप पर। और आयोनियन द्वीप ग्रीस के पश्चिमी तट है, ग्रीस का कहाँ, पश्चिमी तट से दूर पूर्वी आयोनियन सागर में स्थित है। तो आयोनियन सागर अगर देखेंगे तो उसके पूर्वी भाग में, और अगर ग्रीस का देखेंगे तो उसके पश्चिमी तट पर यह इसका सिचुएशन है, जो 2306.94 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक क्या है, द्वीप है। एक द्वीप नहीं है, कई द्वीप है, इस पे लगभग 7 द्वीप है। तो इसको ध्यान रखना। आप द्वीप का नाम आप जानना जो है आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि इतना जो है गहराई में आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। तो देखेंगे इसका, ये है आपका आयोनियन आइसलैंड, कहाँ है, ग्रीस। ग्रीस की राजधानी क्या है आपको बताना है कमेंट करके। तो ग्रीस की जो है ये देखेंगे, ये ग्रीस के क्या है, पूरब में वही आयोनियन सी है, आयोनियन सी के पश्चिमी जो तट पर है, पश्चिमी भाग में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यही देखिएगा जो जो द्वीप होते हैं ये सब न्यूज में रहता है, यही आपसे क्वेश्चन बनता है आगे चल करके। किस संगठन ने हंसा 3 प्रशिक्षण विमान का डिजाइन और विकास किया है। तो हंसा 3 का जो है प्रशिक्षण विमान जो है, हंसा 3 प्रशिक्षण विमान है ये। तो इसका डिजाइन और डेवलप जो है किसके द्वारा किया गया है, DRDO द्वारा या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा, CSIR जिसे कहते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके द्वारा, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा, वेल द्वारा। तो किसके द्वारा इसका जो है डिजाइन और विकास किया गया है, जो हंसा 3 प्रशिक्षण विमान है उसका। सही उत्तर आपका रहेगा CSIR है, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा इसका विकास किया गया है। तो अगर देखेंगे CSIR, आपको ये पता होगा CSIR जो है इसका फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसके लिए यह कार्य करता है, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए। राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला इसी का है, उसके बेंगलोर में जो इसका स्थिति है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, विकसित किया गया है। तो स्वदेशी रूप से इसको विकसित किया गया है, हंसा 3 प्रशिक्षण विमान को। कैसे किया गया है, इंडिजिनसली किया गया है। पायलट को जो है पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, एयर क्रू को प्रशिक्षित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है भारत सरकार द्वारा। अब इसे भारत में जो है निजी उद्योग द्वारा क्या किया जाएगा, निर्मित किया जाएगा। हंसा 3 देखेंगे तो भारत का पहला स्वदेशी उड़ान प्रशिक्षक विमान है। कैसा है, स्वदेशी उड़ान प्रशिक्षक विमान है। ट्रेनिंग जो इसमें लिया जाता है वो है। तो CSIR नेल ने इसे फ्लाइंग क्लबों की जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया था, और यह अपनी कम लागत, सरल संचालन और कम ईंधन खपत के कारण जो है वाणिज्यिक पायलट लाइसेंसिंग के लिए आदर्श है। अगला है और लास्ट है, बॉक्सिंग विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय बॉक्सर कौन बन गया है। तो कौन बन गया है, सही उत्तर पहला आपका रहेगा हितेश गुलिया। इसके जो है पहले व्यक्ति बने गए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो कौन बना है, हितेश गुलिया बने हैं। इसको आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। इसका आयोजन जो है ब्राजील में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्राजील में 31 मार्च से 5 अप्रैल के बीच 2025 के बीच इसका हुआ था। होज दो इगुआसू जिसे कहता है, ये प्लेस है, वहां इसका आयोजन हुआ था ब्राजील का। तो हितेश गुलिया जो है बॉक्सिंग विश्व कप 2025 में जो बहुत अच्छे मुक्केबाज हैं, हितेश गुलिया, इन्होंने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बॉक्सर बन गए हैं। पुरुषों की ये कैटेगरी में 70 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने भाग लिया। तो भारत से जो है इसमें कई सारे लोग भाग लिए थे, लेकिन इसमें पुरुष और महिला दोनों होता है, ये जानिएगा, मुक्केबाजी पुरुष और महिला। लेकिन भारत ने महिलाओं को इसमें नहीं भेजा था, खाली पुरुष वाला भेजे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखेंगे तो उज्बेकिस्तान 5 गोल्ड के साथ पहले पे है, इंडिया फर्स्ट 1 गोल्ड के साथ दूसरे पे है, ब्राजील 2 गोल्ड के साथ जो है तीसरे पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चैनल अपने मित्रों तक भेज दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए से